Welcome class 8th. We are reading our chapter number 9 of history book. तो बच्चे आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। जो भी नेशनलिज्म की भावना जो पूरे देश में फैल रही थी, उस भावना को लेकर अब एक नया इंसिडेंस होता है। वो है कि महात्मा गांधी का लोगों के बीच में आना। महात्मा गांधी जो है वो मास लीडर के रूप में एमर्ज हुए और साउथ अफ्रीका में भी बहुत उन्होंने नॉन वायलेंट मार्चेस की रेसिज्म के खिलाफ, और बहुत सारे जो हिंदूज, मुस्लिम, पारसीज, क्रिश्चियंस, तमिल्स, ये सब अपर क्लास, लोअर का, मर्चेंट, लॉयर, वर्कर, ये सब लोग महात्मा गांधी के कांटेक्ट में आए एंड दे रिस्पेक्टेड हिम अलॉट। और उनके जो तरीके थे आज़ादी पाने के, वो भी उन्होंने बहुत सारे लोकल मूवमेंट्स किए, जैसे कि चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, जहाँ पर वो राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल इनके कांटेक्ट में आए। और 1918 में जो मिल वर्कर्स ने स्ट्राइक की, उससे भी जो है ये कहते हैं कि वो सक्सेसफुल रही वो स्ट्राइक। तो आगे आता है बच्चे रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह क्या था, ये मैं आपको इन स्टोरी फॉर्म बताती हूँ कि रॉलेट सत्याग्रह ये था कि एक एक्ट पास कर दिया गया था, रॉलेट एक्ट। उस एक्ट के दौरान कोई भी अपनी जो भावना है या अपने जो विचार है वो प्रकट नहीं कर सकता, या अपने अगर उनको लग रहा है कि ये देश में कुछ गलत हो रहा है तो वो उसके खिलाफ बोल नहीं सकता, क्योंकि इस एक्ट के तहत पुलिस पावर्स जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो था, अपने विचार व्यक्त करने का, और जो फंडामेंटल राइट थे वो ख़त्म कर दिए गए थे इस एक्ट के तहत। तो ये जो एक्ट था, ये जो कानून ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ये एक बहुत ही दर्दनाक कह लो या इंडियंस को बिल्कुल दबा देने वाला कानून बनाया था। डेविलिश कानून, इसे जिसे कहते हैं राक्षस जैसा कानून था ये। तो गांधी जी ने मतलब ऑब्जर्व किया ये चीज़, और नॉन वायलेंट ऑपोजिशन टू दिस एक्ट, उन्होंने नॉन वायलेंटली मतलब उन्होंने अहिंसात्मक तरीके से इसका विद्रोह करना शुरू किया। सत्याग्रह सभा जो थी वो शुरू की। सत्याग्रह मीन्स सत्य के लिए आग्रह। तो वो जो था वो महात्मा गांधी ने शुरू किया, तो इसको रॉलेट सत्याग्रह भी कहा गया। अब महात्मा गांधी ने तो नॉन वायलेंटली ये जो था इसके विरुद्ध शुरू कर दिया, और देश में लगभग पूरे देश में ये जो था हड़तालें शुरू हो गई इसके खिलाफ। रॉलेट जो इन्होंने एक्ट स्टार्ट किया था, तो बदले में ब्रिटिशर्स ने क्या रिस्पॉन्स दिया? ब्रिटिशर्स ने उसके बदले में ब्रूटल मेजर अपनाया। मतलब ब्रूटल तरीके से क्या किया? अमृतसर में बैसाखी वाले दिन जब जलियांवाला बाग में लोग सेलिब्रेट कर रहे थे 13 अप्रैल को, तो जनरल डायर ने वहाँ पर अटैक करवाया, गोलियां चलवाई, और वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे सबको मरवा दिया। तो इस तरीके से रॉलेट सत्याग्रह का विरोध करने के कारण ब्रिटिशर्स ने ये जवाब दिया। तो जब रविंद्रनाथ टैगोर को पता चला, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दुख व्यक्त करते हुए वो जो ऑनर ब्रिटिशर्स ने रविंद्रनाथ टैगोर को कभी दिया था, तो वो जो था उन्होंने लौटा दिया कि जब मेरे देश के नहीं हो तुम, या मेरे देश के लोगों के लिए तुम इतना मतलब बुरा व्यवहार कर रहे हो, तो बदले में मुझे तुम्हारा कोई भी सम्मान नहीं चाहिए। तो बच्चे ये तो था रॉलेट सत्याग्रह। उसके बाद आता है खिलाफत एजिटेशन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बेटा ये दो मूवमेंट्स एक साथ इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। वो कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। खलीफा, पहले हम जानेंगे कि खलीफत एजिटेशन क्या थी। जो खिलाफत इशू था वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज था। 1920 में ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद टर्किश के सुल्तान खलीफा के, क्योंकि खलीफा जो था वो हार गया था, तुर्की था वो हार गया था वर्ल्ड वॉर में, तो ब्रिटिशर्स ने एक संधि साइन कराई थी, एक ट्रीटी साइन कराई थी, ट्रीटी ऑफ स्वेयर, जिसके तहत खलीफा को अपना टर्की तो छोड़ना ही था, और भी उनसे सारी पावर्स जो थी, जो रिस्पेक्ट थी उनकी, वो छीन ली गई थी। अब जो खलीफा है बच्चे, वो टर्की का सुल्तान होने के साथ साथ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का भी हेड है। तो जो मुस्लिम्स थे वो सभी जगह, दुनिया में किसी भी जगह के जो मुस्लिम थे वो ब्रिटिशर्स के अब खिलाफ हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने उनके खलीफा को बेइज्जत किया था। तो अब दो तरीके से, कुछ तो लोग जो थे जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी थे, और मुस्लिम जो थे खलीफा वाले इंसिडेंट से चिढ़े हुए थे। तो अब जो लीडर थे खलीफा वाले इंडिया में कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। उन्होंने कह दिया था कि अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो शुरू करेंगे, कि अब
जो सरदार, जो सिख कम्युनिटी थी वो तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, और जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो खलीफा के इंसिडेंट्स के कारण देश में अब एक हो चुके थे, वो ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकने के लिए। तो अब जो पंजाब था, जो पंजाब रॉन्ग हुए और जो खिलाफत रॉन्ग हुए, अब उसके साथ मिलकर उन्होंने स्वराज की डिमांड शुरू कर दी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो बहुत अच्छे से चल पड़ा। बहुत सारे कॉलेज, स्कूल, ये सब लोगों ने छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालचारी, आसिफ अली, इन्होंने अपनी जो वकालत की प्रैक्टिसेस थी वो छोड़ दी। ब्रिटिश टाइटल्स लोगों ने छोड़ दिए, बायकाट कर दिए। लोगों ने बॉनफायर किए, कपड़े जो ब्रिटिशर क्लोथ थे उनको सामने सामने जला दिया। तो 1920 से 1922 के बीच में ड्रास्टिकली जो था वो बदलाव आया, बहुत ज़्यादा चेंज आया। अब आगे हम देखेंगे कि लोगों ने इनिशिएटिव कैसे करना, क्या क्या लिया। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे क्लास ग्रुप्स, गांधी जी जो थे उन्होंने कहा था कि मेरे तरीके से काम करना है, लेकिन जो अब हो रहा था वो गांधी जी के तरीके से नहीं हो रहा था। खेड़ा में गुजरात पट्टीदार पीजेंट ने नॉन वायलेंट कैंपेन शुरू कर दिए, और कोस्टल एरियाज में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में लिकर शॉप जो थी वो उखाड़ के फेंक दी। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में फॉरेस्ट में सत्याग्रह हो रहा था। मतलब बहुत सारे देश, पूरे देश में सब लोग कहीं ना कहीं अपने तरीके से अब उनके खिलाफ काम कर रहे थे। पंजाब में जो अकाली एजिटेशन था, उन्होंने महंत, जो ब्रिटिशर्स के जो महंत बिठाए हुए थे गुरुद्वारों में, जो वहाँ का पैसा इकट्ठा कर रहे थे, वो सब उन्होंने वहाँ से भगा दिए। तो मूवमेंट जो था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बना। आसाम में जो आसाम के गार्डन थे, लेबर्स थे, उन्होंने गांधी महाराज की जय करके डिमांड की कि हमारी जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ाई जाएं, हमारी वेजेस जो हैं वो बढ़ाई जाएं। तो उसके बाद साथ ही साथ असम के लोगों ने एक गीत भी बनाया गांधी जी के लिए, वो था गांधी राजा का। इस तरीके से जो था वो गांधी जी के लिए गीत बनाया। अब महात्मा गांधी के हिसाब से लोग चल रहे थे, तो महात्मा गांधी को पीपल का महात्मा माना गया। गांधी जी तो एक मसीहा के रूप में उभर के आए। उनको लगा कि हमारी दुख तकलीफ, जो भी गरीबी है, वो सब महात्मा गांधी दूर करेंगे बहुत सारी जगह पर। अब आगे वो क्या बताते हैं कि एट द एंड ऑफ पावरफुल मूवमेंट, पीजेंट्स ऑफ प्रतापगढ़ इन यूनाइटेड प्रोविंसेस मैनेज टू स्टॉप इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट्स, but they felt it was Gandhiji who had won this demand for them. And other times, using Gandhiji's name, tribal peasants undertook action that did not conform to Gandhi's ideals. अब गांधी जी का नाम लेकर बहुत सारे लोगों ने अपने तरीके से बहुत सारे काम किए जो गांधी जी के संविधानों के या प्रिंसिपल्स के खिलाफ थे। तो महात्मा गांधी, जैसा आप जानते हो, कि नॉन वायलेंट मूवमेंट्स के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उनको वापस लेना पड़ा, एब्रप्टली कॉल्ड ऑफ। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि अब लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा हिंसात्मक हो रहे थे। गांधी जी के तरीके से उन्होंने लड़ाई शुरू तो की थी, लेकिन चलते चलते वो हिंसात्मक हो गए थे। क्राउड में पीजेंट्स ने पुलिस स्टेशन में चौरी चौरा में आग लगा दी। 22 पुलिसमैन जो थे वो मारे गए वहीं पर। और पीजेंट्स जो थे वो प्रोवोक्ड थे, क्योंकि पुलिस ने उनके पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन पर आग लगा दी थी। Once the non-cooperation movement was over, Gandhiji followers stressed that Congress must undertake constructive work in rural areas. Chitta Ranjan Das, Motilal Nehru argued that party should fight elections to the council and enter them in order to influence government policies. मतलब अब ये कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से इलेक्शंस हों और देश में काम किया जाए। दो एक पार्टीज इंपॉर्टेंट जो थी वो सामने आई, RSS, राष्ट्रीय सेवा संघ, एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी, एक और एक कम्युनिस्ट पार्टी। ये दो पार्टीज, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा जो थी वो उभर कर आई। उसके बाद जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे भगत सिंह, वो एक्टिव थे इस टाइम पे। और भगत सिंह, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो गर्म दल के थे, मतलब वो पूर्ण स्वराज के लिए लड़ रहे थे और वो वायलेंटली काम कर रहे थे। उन्होंने महात्मा गांधी की जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप में काम किया। और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे जो था वो ऑब्जर्व किया गया भगत सिंह के टाइम में। अब आता है बच्चे द मार्च टू दांडी। पूर्ण स्वराज जो था वो कभी नहीं हुआ अपने आप से, उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ, क्रांतियाँ हुई। अब एक मार्च टू दांडी था
कि एक कानून बना दिया था नमक के लिए, कि नमक भी खाना है, अगर समुद्र के पानी से नमक बना के भी खाना है तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यही था कि टैक्स देना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने कहा कि जो नमक है वो हमारे खाने का एक एसेंशियल आइटम है, इसके लिए भी टैक्स देना पड़े तो लोग भूखे मर जाएंगे। तो सॉल्ट मार्च जो थी वो रिलेट की गई और महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो नमक का कानून है ये खत्म करना पड़ेगा। तो गांधी जी और उसके फॉलोअर्स ने लगभग 240 मील साबरमती से दांडी तक ये यात्रा की पैदल, और समुद्र किनारे पहुंचकर पानी को बॉयल करके उन्होंने खुद वहां पर नमक बनाया। पीजेंट्स और ट्राइबल्स जो थे, बहुत लोगों ने उनके साथ मिलकर ये यात्रा की। बिजनेस फेडरेशन जो थी उन्होंने पैम्फलेट्स छापे सॉल्ट इशू के लिए, और गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि इस मूवमेंट को ब्रूटल एक्शन से दबाया जाए, पीसफुल सत्याग्रह को। बहुत सारे लोगों को उन्होंने जेल भी भेजा इसलिए। तो ये जो तरीका था ब्रिटिशर्स का, ये क्या कहते हैं कि कंबाइंड स्ट्रगल था इंडिया का। पीपल बोर फ्रूट गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935, जिसमें कि गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शन टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। बहुत मेहनत के बाद उनको जो थी परमिशन मिली कि लेजिस्लेचर्स के लिए यहाँ इंडियंस भी जो थे वो अब इलेक्शंस लड़ेंगे। तो 1939 में 2 साल बाद कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, और हिटलर कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट, बट इन रिटर्न दे वांटेड दैट इंडिया ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर वॉर। अब क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी तो कांग्रेस लीडर्स जो थे तैयार थे कि हम ब्रिटिशर्स का साथ देंगे वर्ल्ड वॉर में, लेकिन उन्होंने बदले में ये डिमांड रखी कि तुम हमें आज़ाद कर दोगे। और कांग्रेस मिनिस्टर्स जो थे वो द कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइंड इन प्रोटेस्ट, कि उन्होंने कह दिया कि ठीक है, अगर तुम हमें आज़ाद कर दोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे। अब आता है क्विट इंडिया एंड लेटर, कि देश को छोड़ दो। महात्मा गांधी ने डिसाइड किया एक नया फेज मूवमेंट का। ब्रिटिश इन द मिडल सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली, ही टोल्ड। अब महात्मा गांधी ने कहा कि छोड़ना पड़ेगा उनको देश अभी के अभी। उन्होंने कहा डू और डाई इन एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश, बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंटली लड़ो इनसे, और या तो मरो या करो या मरो, मतलब अब तुम्हें इस देश की आज़ादी करवानी है, किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स को यहाँ निकालना है। कम्युनिकेशन सिंबल स्टेट अथॉरिटी जो थे वो अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री। इन मैनी एरियाज पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट्स, मतलब कि अपनी सरकारें बना ली। पहला रिस्पॉन्स क्या था? सीवियर रिप्रेशन, मतलब उन्होंने दबाने की कोशिश की। 90,000 लोगों को अरेस्ट किया, 1,000 पुलिस फायरिंग में मारे गए, और मैनी एरियाज ऑर्डर्स गिवन टू मशीन गन क्राउड्स फ्रॉम एयर प्लेन्स, मतलब उन्होंने ये कोशिश की। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वॉज सीवियर रिप्रेशन बाय द एंड ऑफ 19, मतलब उन्होंने पूरी कोशिश की कि मतलब एयर फायरिंग करवा दी, लोगों को मरवा दिया गोलियां चलवा के। तो रिबेलियन जो थी, लेकिन कितनी ही कोशिश की, जो रिबेलियन थी, जो एक क्रांति थी, अल्टीमेटली इन्होंने जो ब्रिटिश राज था उसको घुटने पे ले आए। आगे क्या है? एक रेडिकल नेशनलिस्ट जो सोशलिस्ट लीनिंग बोस डिड नॉट शेयर गांधी जी आइडियाज ऑफ अहिंसा। जो सुभाष चंद्र बोस थे वो गांधी जी के आइडियाज़ को फॉलो नहीं करते थे, चाहे वो महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन मानते थे। लेकिन जनवरी 1941 में उन्होंने सीक्रेटली कलकत्ता छोड़ दिया, वो सिंगापुर चले गए। वहाँ से आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी जो थी वो उन्होंने वहाँ से उन्होंने बनाई, और उसके बाद उन्होंने इम्फाल कोहिमा वहाँ से कैंपेन जो था शुरू किया, और वहाँ से बट कैंपेन जो था वो फेल हो गया। INA मेंबर्स जो थे जितने भी थे वो इम्प्रिजन जेल में डाल दिए गए, और पीपल अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम ऑल वॉक्स पार्टिसिपेटेड मूवमेंट्स अगेंस्ट द INA ट्रायल। और पूरे देश के लोग जो थे, जितने भी इंडियन नेशनल आर्मी के जितने भी लोग जेल में डाले थे उनके खिलाफ उन सब ने आवाज़ उठाई। तो किसी भी तरीके से पूरी कोशिश की गई कि जो देश के लोग हैं, जो देश के लिए लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी ट्रायल मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनके खिलाफ हो। टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, 1940 में मुस्लिम लीग जो था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करने लगा, नॉर्थ वेस्टर्न ईस्ट वेस्टर्न एरिया ऑफ कंट्री। रेजोल्यूशन का मतलब यह नहीं था पार्टीशन और या पाकिस्तान। जो इन्होंने मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन माना था कि भाई हमें अपना अलग एरिया चाहिए, उसका ये मतलब नहीं था कि हमें पाकिस्तान चाहिए। तो 1930 में लीग ने जो शुरू किया मुस्लिम को सेपरेट नेशन देने का हिंदू से, इस नोशन में ये इन्फ्लुएंस किया गया हिस्ट्री टेंशन बिटवीन सम हिंदू मुस्लिम ग्रुप 1920 1920 से 1930 में कुछ मुस्लिम और हिंदू ग्रुप्स में थोड़ी टेंशन चल रही थी।
लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोविंशियल इलेक्शंस सीम्ड हैव कन्विंस दैट लीग मुस्लिम वर अ माइनॉरिटी दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले सेकंड फिडल इन एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। इट फियर्ड दैट मुस्लिम मे गो अनरिप्रेजेंटेड। लोगों को ये लगने लगा, मुस्लिम लीग के जो हेड थे उन वो इसलिए कन्विंस हुए, उनको लगने लगा कि जो मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप हैं, और अगर मुस्लिम्स मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक हिंदू डेमोक्रेटिक कंट्री में जितने भी मुस्लिम्स हैं वो एक सेकंड रोल प्ले करेंगे, शायद वो कभी अपने आप को रिप्रेजेंट ना कर पाएं। तो कांग्रेस का जो रिजेक्शन था लीग की डिज़ायर को लेकर, कांग्रेस लीग गवर्नमेंट यूनाइटेड प्रोविंस ऑल्सो अनॉयड द लीग। तो कांग्रेस ने ये जो था ये लीग के एक्शन को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस का फेलियर हुआ कि टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस 1930s अलाउ द लीग टू वाइडन सोशल सपोर्ट। अब कांग्रेस के रिजेक्शन के बाद भी सोशल सपोर्ट मिल गया मुस्लिम लीग को। और आगे क्या कहता है कि एट द एंड ऑफ वार इन 1945 ब्रिटिश ओपन नेगोशिएशंस बिटवीन कांग्रेस एंड लीग एंड देमसेल्व्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अब 1945 में जब वॉर ख़त्म होने वाली थी तो ब्रिटिशर्स ने सामने एक बात रखी और इंडिपेंडेंट इंडिया, साथ ही साथ कांग्रेस और लीग के बीच में एक नेगोशिएशन की, एक तोल भाव किया। तो क्या तोल भाव किया कि जो कांग्रेस थी उन्होंने कहा कि द टॉक्स फेल्ड बिकॉज लीग सॉ इटसेल्फ सोल स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडियाज मुस्लिम। अब वो क्या कहने लगे, देखो कि इलेक्शंस जो थे टू द प्रोविंसेस वर अगेन हेल्ड इन 1946। द कांग्रेस डिड वेल इन जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बट लीग सक्सेस सीट्स रिजर्व्स फॉर मुस्लिम वॉज स्पेक्टिकुलर। जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा थे वहाँ पर उनको क्या कहते हैं जीत मिली, लेकिन जहाँ पर मुस्लिम्स कम थे वहाँ पर कांग्रेस जीत गई। आगे वो क्या कहते हैं, मार्च 1946 में अब जो मुस्लिम लीग के लोग थे उन्होंने डिमांड की पाकिस्तान की, और मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट सेंट 3 मेंबर मिशन दिल्ली टू एग्जामिन दिस डिमांड एंड टू सजेस्ट अ सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर फ्री इंडिया। 1946 में ब्रिटिशर्स ने फ्रेमवर्क बनवाया फ्री इंडिया का, और जो मिशन था उसे सजेस्ट किया कि इंडिया को जो है यूनाइट रहने देना चाहिए एज अ लूज कॉन्फेडरेशन विद सम ऑटोनॉमी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। लेकिन जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं उनको थोड़ा लूज छोड़ देना चाहिए। बट इट कुड नॉट गेट कांग्रेस and Muslim League to agree specific details to the proposal. Partition become now more or less inevitable. अब जो था सारी बातचीत के बाद जो बंटवारा था देश का वो इनएविटेबल हो गया था, मतलब वो ज़रूरी हो गया था कि वो होकर ही रहेगा। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, हज़ारों लोग, 100,000 लोग जो थे वो मारे गए। वुमेन्स को बहुत ब्रूटैलिटीज़ का फेस करना पड़ा पार्टीशन के दौरान। जो लोग थे बहुत सारे इधर से उधर भेजे गए, और जो इंडियंस थे वो जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान में शिफ्ट किए गए, जो पाकिस्तान में रह रहे थे वो इंडिया में शिफ्ट किए गए। तो इस तरीके से कहते हैं जो जॉय था, जो खुशी था हमारे देश के इंडिपेंडेंस का, वो दर्द और वायलेंस जो पार्टीशन का था उसमें मिक्स होकर रह गया था। तो बच्चे ये था हमारे देश का बनना, नेशनलिज्म जो था कि हमारा देश जो था वो आज़ाद कैसे हुआ, कौन से क्रांतियाँ हुई, कौन से रेवोल्यूशंस हुए, कौन से मूवमेंट्स हुए। लेकिन जो मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट है उसका ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि देश में बंटवारा हो, लोगों के साथ कुछ ऐसा हो कि लोग जो हैं वो अपनी आज़ादी की खुशी को भूलकर बंटवारे की आग में जल जाए। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारी वुमेन ने अपनी ज़िंदगियां दांव पर लगाई। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस चैप्टर वुड बी क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।